हेलो जी, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो वॉइस एंड एंड एवरीथिंग इज ओके, प्लीज़ कमेंट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नमस्कार जी, स्वागत है जी। हेलो जी, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार। सो 1 से 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वेट। हेलो हेलो, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल। नमस्कार, स्वागत है। हेलो जी। हेलो, हाउ आर यू? एक मिनट, स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए जी, शुरू करते हैं। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल। सो शुरू करते हैं। हाँ जी, आप सभी के जो प्रश्न हैं इन सभी के आंसर वक्त आने पे मैं आपको दूंगा। बस मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जितने परेशान हैं उससे 10 गुना मैं परेशान हूँ कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, सब बढ़िया हो और मैं आपकी क्लासेस फिर से लूँ। बस यही चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ आप लोगों का कोर्स हो कंप्लीट। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपका कोर्स नहीं कराऊँ, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो चीज़ें हो रही है वो जल्दी रिजॉल्व होगी। मैं ऐसी भगवान से कामना करता हूँ और सब चीज़ें अच्छी हो, बस ये उम्मीद है मेरे को। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड पढ़िए ताकि आपका नुकसान ना हो, है ना। जिस उम्मीद से आप यहाँ पे आए, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप पढ़े, है ना। और लास्ट के 2 मिनट 5 मिनट में मैं आपको अपने बात बताने की कोशिश करूँगा, बट आप सभी से ये निवेदन है कि आप पढ़िए यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें कराऊँ मैं, है ना, और आपका नुकसान ना हो। मैं ऐसी कामना करता हूँ। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए चीज़ों को, है ना। हो सकता है चीज़ें अपने आप सब हो जाए, हम जो सोच रहे हैं वो कुछ ना हो और सब बढ़िया हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबका उद्देश्य एक ही है कि आपका भला हो, है ना। चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, है ना। हमारा सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपके फ़ायदे के लिए काम करें, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हो जाती है ना, बट फिर बाद में उसके इम्प्लीकेशंस बाद में पता पड़ते हैं कि डिज़ाइन गलत है, सही है। तो देखो, सब अच्छा होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड पढ़िए। मैं आप सभी से यही कामना करता हूँ कि पेशेंस रखिए, है ना। पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें जल्द से जल्द रिजॉल्व होगी। मैं ऐसी कामना करता हूँ, सभी से ही निवेदन है ना। हाँ जी, चलिए जी, शुरू करते हैं। इसमें बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ वैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, यहाँ पे जितने भी हमारे पास वैक्टर्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी वैक्टर स्पेस वी और एफ दे रखा है, और ये हमारे पास वैक्टर्स है जो कि वी से बिलोंग करते हैं, और ये स्केलर्स है। सुन, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आई जो है ये हमारे पास स्केलर है ना। मान लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, है ना, ये सब के सब हमारे पास स्केलर्स है। तो सुन, ये जो वैक्टर है और ये स्केलर है, इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट का जो सम होता है, दैट इज नॉन एज ए
लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन। सो जो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस दे रखा होता है, उस वेक्टर स्पेस में जो v होते हैं उसके एलिमेंट वेक्टर्स कहलाते हैं, जो फील्ड होता है उसके एलिमेंट जो होते हैं वो स्केलर्स कहलाते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट का सम होता है दैट इज नॉन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर है? इसको हम यहां पे क्या बोलते हैं? सुन, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है, जैसे अगर आपको किसी भी चीज को ये पता लगाना है कि भाई हमारे पास वेक्टर्स दे रखे हैं और क्या वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है, तो आप बहुत इजीली यहां पे प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ये दे रखा है कि शो दैट 1 माइनस 2x माइनस 5x क्यूब इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, है ना? क्या इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है? तो बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 माइनस 2x माइनस 5x क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे मैं अल्फा x करूंगा प्लस बीटा x माइनस x क्यूब प्लस गामा 1 माइनस x क्यूब। अगर मेरे पास यहां पे ऐसा कोई अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट कर जाए, है ना, तो यहां पे ये लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। अगर ऐसा कोई अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट ना करे तो इसका मतलब ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, राइट? तो सुनिए हमारे पास होगा 1 माइनस 2x माइनस का 5x क्यूब। बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एक्स। बेटा यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेंगे, एंड सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा, मतलब माइनस कॉमन ले लो, सुन बीटा प्लस गामा एक्स क्यूब आ रहा है, एंड सुन यहाँ पे हमारे पास गामा आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेट करें, अगर आप देखें इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करें, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, तो बेटा ये -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो x क्यू का कोफिशिएंट -5 आ रहा, तो बेटा गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और सुन यहाँ पे गामा की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है भैया, 1 आ रही है। बेटा ये गामा की जो वैल्यू 1 है ये उठा के हम यहाँ रखेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, और सुन ये बीटा की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो -6 आएगी। मतलब हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, राइट? तो कभी कभी ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में है या नहीं है, तो आप इस तरह से बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है दैट इज नॉन एज ए लीनियर स्पान या फिर स्पानिंग सेट और जनरेटिंग सेट। इसका मतलब क्या होता है, अगर एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, वेक्टर स्पेस भी है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस R2 ओवर R है, राइट? ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और मैंने इसका एक सबसेट लिया बेटा 1, 0 एंड 2, 0, मैंने ये ले लिया एक सबसेट, है ना बेटा? ये जो एस है ये R2 और R का एक क्या है, सबसेट है, राइट? Then the set of all possible linear combination of element of S is called a linear span or spanning set of S and it is denoted by LS। बेटा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसका लीनियर कॉम्ब, बेटा ये हमारे पास ये R2 का एलिमेंट है, अब यहाँ पे मैं R का ले लेता हूँ अल्फा एंड बीटा। बेटा ये दो हमने स्केलर ले लिए, अब मैं इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लगाता हूँ तो बेटा ये आएगा अल्फा 1, 0 एंड बीटा प्लस, सुन यहाँ पे ये हमारे पास ऐसा आएगा अल्फा 1, 0 प्लस बीटा 2, 0, है ना, सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। बेटा ये हमारे पास LS हो जाएगा। सो LS इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, सुन ध्यान दीजिएगा, LS हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सुन यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, इसका स्पानिंग सेट हो जाएगा, दैट इज नॉन एज एन LS। अब सुन ये जो LS है ये इस R2 ओवर R के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। बेटा इसकी जो वैल्यू है ये R2 ओवर R के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ यही आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है ना, तो सुनिए R2 ओवर R के बराबर नहीं होगा। पर सुनिए अगर यहां पे मैं स्पानिंग सेट ये ले लूं बेटा, अगर बाई चांस मैं स्पानिंग सेट ये ले लूं 1, 0 एंड 0, 1, बेटा ये ले लूं, राइट? और फिर मैं इसका निकाल के देखता हूं कि भाई इसका स्पानिंग सेट क्या हो रहा है, तो बेटा ये आएगा अल्फा 1, 0 प्लस बीटा 0, 1 सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। तो बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। तो बेटा ये जो होता है ये हमारे पास R2 ओवर R होता है। तो बेटा ये जो LS है ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस के बराबर हो गया। तो बेटा यहां पे जो LS होता है वो स्पानिंग सेट जो होता है वो वेक्टर स्पेस के बराबर हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये जो हमारे पास LS होता है ये कब वेक्टर स्पेस के बराबर होता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। और एक बेसिस का कंसेप्ट आता है इसमें, है ना, कि जो S होता है वो बेसिस, जो भी हमारे पास S है वो बेसिस है या नहीं है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिस का एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या होता है। पर पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो स्पानिंग सेट होता है वो क्या होता है। जो वेक्टर स्पेस होता है उसका हम सबसेट लेते हैं, और वो जो सबसेट है, अगर वो सबसेट हमारे पास यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसका जो मतलब सबसेट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास LS कहलाता है। वो वेक्टर स्पेस के बराबर हो भी सकता
सकता है या फिर नहीं हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इसमें एक और कंसेप्ट होता है दैट इज नोन एज ए लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड हमेशा कहीं ना कहीं, गॉड ब्लेस यू बेटा, हमेशा कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस, वही बेटा है ना, हमारे पास वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट एस है, सेट टू बी द डिपेंडेंट इफ यहां पे हमारे पास जो x1 x2 xn इन s एंड द स्केलर हमारे पास ये दे रखा है अल्फा 1 अल्फा 2, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ रही है ना, और अगर बाई चांस यहां पे ये अल्फा जो है, अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए ना, किसी नॉन जीरो के लिए अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है, देन इट इज नॉन एज ए लीनियरली डिपेंडेंट फैक्टर्स। एग्जांपल लेते हैं। सुनिए, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, s इज इक्वल टू मैंने लिया 1,0 एंड 2,0, मैंने ये ले लिया बेटा, है ना, मैंने ये लिया है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई S सबसेट है जो कि R2 ओवर R का हमारे पास कोई सबसेट है, राइट, मतलब इस R2 का कोई सबसेट है, एक्चुअली R2 और R का नहीं होगा, ये R2 का होगा, राइट, मतलब V का कोई सबसेट S है ना बेटा। अब मैं इसका क्या करता हूं, यहां पे 1,0 एंड बीटा 2,0। वैसे जरूरी नहीं कि वो R2 और R का ही हो, क्योंकि इसका मतलब कोई मतलब नहीं, बस हमें ये देखना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता क्या है, फिर इसको हम वेक्टर स्पेस से कनेक्ट करेंगे। तो सुन, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ रही, तो बेटा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा 0 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 हो रहा, मतलब 0,0। तो बेटा यहाँ से अल्फा प्लस 2 बीटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा प्लस, इसमें यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। हम क्या करते हैं बेटा, बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ तो अल्फा हमारे पास 0 आएगा। अगर बीटा की वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो बेटा अल्फा की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर बीटा की वैल्यू 2 ले लूँ तो बेटा अल्फा की वैल्यू -4 आएगी। तो बेटा नॉन जीरो अल्फा बीटा के लिए हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मतलब यहां पे ये कंसेप्ट है कि लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी वेक्टर्स है, अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है फॉर नॉन जीरो स्केलर, मतलब स्केलर की नॉन जीरो वैल्यू के लिए अगर हमारे पास किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आता है, दैट टाइम इट इज नॉन एज ए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, राइट। नाउ बात करते हैं इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर हमारे पास किसी का भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आता है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, है ना, इतना थोड़ा सा आप कर देंगे तो देन इट विल बी गुड फॉर अस। सो थैंक यू सो मच। सो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं यहां पे कि लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू 0 आ रही है और सबके सब स्केलर 0 है, दैट टाइम इट इज नॉन एज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेटा मैं आपके सामने एग्जांपल लूं यहां पे 1, क्योंकि ये जो लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन कहां पे आती है बेटा, बेसिस के लिए आती है। बेसिस की जब परिभाषा की बात करेंगे उसके अंदर सबसे पहला आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो मैं पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट को समझना जरूरी है। तो बेटा यहां पे क्या होता है, अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो 1,0 प्लस बीटा 0,2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसकी बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे आएगा ये अल्फा कोमा बीटा आ जाएगा यहाँ पे, है ना बेटा, ये अल्फा आएगा, है ना, और बीटा आ जाएगा, और ये हमारे पास 0,0। तो बेटा हम देख रहे हैं अल्फा एंड बीटा दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गए, मतलब दो जीरो वैल्यू के लिए ही हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा, दैट टाइम इट इज नॉन एज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। सुन, इसके एक तरीका और होता है, जब भी आपको ये पता लगाना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हमारे पास जो भी वैक्टर्स दे रखे हैं, इन वैक्टर्स का आप डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, तो बेटा 1,0 एंड ये आ रहा है 1,2। बेटा इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट जो हो रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, सो दैट टाइम द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर्स है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर्स दे रखे हैं, राइट। अब आप देखो सर इसमें तो हमारे पास कुछ आ नहीं रहा, पर बेटा अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए कि यार ये जो है ना, ये इसका ट्वाइस है। देखो आप बेटा, ये जो वेक्टर है ये इसका ट्वाइस है, और ट्वाइस है इट मींस ये लीनियरली यहाँ पे क्या जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर यहां पे आप बोलोगे सर इसका तो डिटर्मिनेंट ही निकलता है, तो फिर क्या करें, तो भैया उस वाले केस में आपको इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी, है ना। अगर हमारे पास दो वेक्टर है और रैंक अगर हमारे पास 1 आ रही है, तो उस वाले केस में ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो रैंक वाला कंसेप्ट है जो कि मैं आपको आने वाली क्लास में आगे बताने वाला हूं। अब इसमें बात करते हैं यहां पे कि बेसिस हमारे पास क्या होता है। इसमें सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस वीएफ इज सेट टू बी द बेसिस। वही एस की बात करें बेटा, जितने भी बात होगी यहां पे बेसिस पे, वो एस पे बात होगी ना, कि एस जो है वो वी का सबसेट है हमारे पास यहां पे, एंड दिस एस इज नॉन एज ए बेसिस इफ इसकी जो वेक्टर्स है वो सब क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। बेटा क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और इसका जो स्पान है वो वी के बराबर हो जाए। मतलब एलएस अगर वी के बराबर हो जाता है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि एस हमारे पास एलआई वेक्टर हो जाए और एलएस पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाए, then this set S is known as a basis of this vector space, है ना। जो S होता है वो उस वेक्टर स्पेस का क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, बेटा हमारे पास R2 और R अगर हमारे पास कोई वेक्टर, और मैंने आपको बताया भी था बेटा ये S है, हमने लिया 1,0 एंड ये लिया हमने
0,2 ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, राइट। अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते बेटा इसका एलएस निकालेंगे। पहली बात तो ये एल आई है। अगर आप अगर इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बेटा ये आएगा 1,0 एंड 0,2। बेटा इसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ रहा। इट मींस ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंट हम क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे और उस लीनियर कॉम्बिनेशन से इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि यार हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है ना, सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। तो बेटा आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास अल्फा एंड टू बीटा, है ना बेटा, ये आएगा हमारे पास सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर आ रहा। इट मींस ये हमारे पास पूरा का पूरा R2 ओवर R के बराबर आ रहा। मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, बेसिस हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और परिभाषा होती है, दैट डेफिनेशन इज नॉन एज ए डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। बेटा इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो सुन जब भी स्पैनिंग सेट और बेसिस में, बेटा स्पैनिंग सेट बेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है त्रिपति जी। बेटा सबसे पहले परिभाषा आती है स्पैनिंग सेट की, है ना। स्पैनिंग सेट जो है वो बेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जो स्पैनिंग सेट है वो बेसिस कब होगा, जब वो एल हो जाए और वो जो उसका स्पैनिंग सेट है वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाए, तब वो बेसिस होता है। क्लियर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इधर देखिए बात करते हैं। सुन ये हमारे पास R2 ओवर R के बराबर हो गया। इट मींस ये हमारे पास क्या होगा बेटा, बेसिस हो जाएगा। अब मैंने आपके सामने परिभाषा दी है, पर मैं परिभाषा बताने वाला हूं, दैट इज नॉन एज अ डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, जो भी हमारे पास ये सेट एस है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, जो भी हमारे पास बेसिस बन रहा है उस बेसिस के सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा, हमारे पास 2 एलिमेंट है। देखो 2 एलिमेंट है यहां पे, है ना, ये 2 है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर है। क्या होगा भैया, इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो बेसिस की परिभाषा के बाद ही डायमेंशन का कंसेप्ट निकलता है। अगर कोई बेसिस है तो उस बेसिस के अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स है वो हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स इज नॉन एज ए डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस, है ना। उस वेक्टर स्पेस का वो क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। क्लियर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। इसको यहां पे समझने की कोशिश करिए। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल। बेटा हमारे पास एक रियल पॉलिनोमियल है, इसका वेक्टर स्पेस दे रखा है। तो उस वाले केस में हमारे पास जो होता है बेसिस, बेटा बेसिस समझने की कोशिश करिए क्या होगा, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बेटा ये आता जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे कोई भी लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करता हूँ a0 से, इसको करता हूँ a1x है, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, है ना, ऐसा करते जाओगे तो बेटा ये पूरा का पूरा जीरो आ रहा है। और ये जीरो कब होगा, जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल जीरो होती है तो उसके कोफिशिएंट भी क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर ये li हो गया और ये जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो बेटा इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा पूरा का पूरा rx के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो ls है ये हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, पूरा का पूरा rx के बराबर हो रहा है। मींस ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। मतलब ये बेसिस है और इस बेसिस के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, तो बेटा यहां पे इनफाइनाइट आएंगे। बेटा हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, राइट भाई, कोई फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं आ रहे। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। तो सुनिए, समझने की जरूरत है। कभी आपसे ये पूछे कि इस वेक्टर स्पेस का मतलब ये जो वेक्टर स्पेस बन रहा है, मतलब ये rx जो बन रहा है ना, ओवर r, तो भैया क्या इसका डायमेंशन होगा, तो बेटा इसका डायमेंशन इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे ये बोला जाए कि एटमॉस्ट डिग्री n की बात करें, अब आपसे बोला, बेटा आप समझना है ना, मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे rx की जगह rnx हो जाए तो क्या होगा, तो बेटा लास्ट कहां तक जाएगा, ये x पावर n तक जाएगा। बेटा लास्ट कहां तक जाएगा, ये an x पावर n तक जाएगा और ये rnx हो जाएगा। बेटा हम जानते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और ये बराबर rnx की भी हो रहा है। इट मींस ये हमारे पास बेसिस हो जाएगा। अब आपसे पूछेंगे भैया इसका डायमेंशन कितना होगा, तो यार समझने की जरूरत है। यहां पे बेटा हमारे पास कितने हो रहे वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमारे पास कितने आ रहे हैं, यार 1 2 3 ऐसे n आ रहा और एक 1 और आ रहा, कांस्टेंट हो रहा। तो बेटा इसका जो डायमेंशन होता है, कोई आपसे बोले कि rnx का डायमेंशन कितना होता है, बेटा n+1 होता है ना। बच्चे गलती कर जाते हैं यहां पे, है ना, कि सर rnx है तो इसका डायमेंशन n होगा। नो, इसका डायमेंशन n+1 होगा। क्लियर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको समझने की जरूरत है ना। हाँ जी बेटा, एल मैंने समझा दिया है ना। अब बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं आगे, डोंट वेरी अबाउट दैट, है ना। आगे आपको और चीजें समझ में आएगी। सम इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस एंड देयर स्टैंडर्ड बेसिस, है ना। बेटा जैसे आपसे बोला जाए कि r ओवर r, ये हमारे पास कोई दे रखा है वेक्टर स्पेस है, तो आपसे पूछे कि इसके बेसिस कौन होगा, तो बेटा इसका जो बेसिस होगा वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा ना, दिस इज बेसिस, है ना। आप बोलोगे सर ये कैसे बेसिस हो गया, ये समझ में नहीं आया। अरे भाई टेंशन मत लो यार, हम क्या करेंगे, जब इसका ls निकालेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आएगा ना, अल्फा बिलोंग्स टू r, तो बेटा ये पूरा r ओवर r मिल जाएगा आपको, है ना। तो यार ये हमारे पास बेसिस होगा। तो इसका जो डायमेंशन होगा, कोई आपसे पूछे कि r ओवर r का डायमेंशन कितना होगा, तो बेटा
1 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। क्लियर है, ध्यान देने की जरूरत है बेटा, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसका जो डायमेंशन होगा वो 1 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि भैया C/R है ना, क्या बोले भैया C/R, तो यार इसके बेसिस में 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है 1n एक आयोटा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है ना बेटा, इसका जो बेसिस होता है उसमें होता है 1n आयोटा। अगर यहां पे इसका LS निकालें बेटा, इसका LS क्या आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू R। बेटा हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरा का पूरा C/R बन जाएगा, है ना बेटा। हमारे पास R से क्या रहे, ये R है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जानते हैं x प्लस आयोटा y टाइप के एलिमेंट होते हैं, राइट। तो ये C/R आ जाएगा, तो 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे पास इसके जो बेसिस होंगे वो 1 आयोटा होंगे, और इसके अंदर डायमेंशन बोला जाए तो इसका डायमेंशन 2 होता है। C/R का डायमेंशन 2 होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर बात करी जाए यहाँ पे कि Rn/R, क्या बोले, आपसे बोला जाए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि R3/R, कोई आपसे पूछे कि भैया इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका बेसिस क्या होगा, तो भैया टेंशन मत लो, इसका बेसिस हो जाएगा 1 0 0 0 1 0। बेटा ये सब स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है ना, 0 0 1। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, जब इसका आप लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे बेटा, LS निकालूंगा इसका, तो इसका LS क्या आएगा बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 प्लस बीटा 0 1 0 प्लस गामा 0 0 1 आ जाएगा, है ना। और सच दैट यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा गामा, हमारे पास जो होंगे वो कहाँ से जाएंगे बेटा, R से जाएंगे, राइट। और अगर सब इसको आप लिखोगे, है ना, तो बेटा ये हमारे पास आएगा अल्फा बीटा गामा, सच दैट अल्फा बीटा गामा हमारे पास कहां से आएंगे बेटा, R से आ रहा है, और ये हमारे पास क्या होता है बेटा, R3 और R होता है, मतलब 3 टपल, है ना, ये राइट। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सुन, इसका डायमेंशन 3 कहलाता है, और ये R3 और R के बराबर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स की बात करी जाए कि एक 2x2 की मैट्रिक्स है, भैया इसका डायमेंशन क्या होगा, है या 3x3 की मैट्रिक्स, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो बेटा इसका डायमेंशन हमारे पास ये होगा। कौन सा होगा, 2x2 की मैट्रिक्स है तो बेटा एक हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा, तीसरा हमारे पास ये आ जाएगा, चौथा हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये आ जाए। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर यार ये कैसे हो सकता है, इसका डायमेंशन ये बता दो आप, मतलब एक्चुअली ये बेसिस में 4 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं ये बताओ। तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका LS निकालेंगे, और LS क्या होता है बेटा, इसको अल्फा से, इसको बीटा से, इसको गामा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बेटा ये आएगा हमारे पास अल्फा 1 0 0, फिर बीटा क्या आएगा बेटा 0 1 0, है ना, फिर गामा 0 0 0 1, फिर यहाँ पे आएगा डेल्टा 0 1 0 0, है ना, सच दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू R, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या आएगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ से इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, सॉरी बेटा, ये हमारे पास अल्फा आ जाएगा, ये हमारे पास बीटा आएगा, ये हमारे पास गामा आएगा, और ये डेल्टा आएगा, सच दैट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बिलोंग्स टू R आ रहा, मतलब ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या बन जाएगा बेटा, M 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है, और ये ओवर R आ रहा, तो बेटा ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बनेगा, एंड सेकंड हमारे पास ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस के बराबर ही आ रहा, मतलब ये इसका बेसिस हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि भैया इसका डायमेंशन क्या होगा, तो यार इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा 1 2 3 4, भैया 4 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो 4 हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी तो उसके जो 2x2 की है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई n क्रॉस p की मैट्रिक्स है तो आपका इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, n क्रॉस p हो जाएगा। क्लियर है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये ध्यान देने बेटा, स्टैंडर्ड बेसिस आपको याद रखने पड़ेंगे। BSc मैथ्स क्लासेस बेटा, जब भी हमें स्टैंडर्ड बेसिस की बात करी जाती है तो हमें स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस होते क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं जी, है ना। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल की बात करी जाए, जैसे हमारा बोला कि R3x पॉलिनोमियल है, तो बेटा इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, 4 होता है बेटा, 4 एलिमेंट होते हैं, 1 x स्क्वायर एंड x क्यूब होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें डायमेंशन में बता चुका हूं, द VF बी द वेक्टर स्पेस ऑफ F, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ VF इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ VF। बेटा जो भी हमारे पास बेसिस के अंदर एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा, डायमेंशन कहलाते हैं। और डायमेंशन के बारे में आपको बता चुका हूं, किसका क्या डायमेंशन होता है बेटा, R और R का डायमेंशन 1 होता है, R2 और R का डायमेंशन 2 होता है, C और R का डायमेंशन 2 होता है, C और C का। अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है, एक बच्चा मुझसे पूछ भी रहा है कि C2 और R का डायमेंशन क्या होता है, और एक होता है C2 और C का डायमेंशन क्या होता है। ये 2 बड़ी चीजें समझने की जरूरत है। तो बेटा C2 और C का डायमेंशन तो 2 ही होता है, पर C2 और R का डायमेंशन जो होता है बेटा, हम जानते हैं C और R का डायमेंशन 2 होता है ना, तो ये 2 और मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 2 क्रॉस 2 मतलब ये 4 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जब भी हमारे पास कोई भी डायमेंशन की बात करी जाती है तो यार ये आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक यहाँ पे ये आ रहा है ना। एक्चुअली सी और आर का डायमेंशन 2 होता है। अगर आपसे बोला जाए कि C2 और आर है तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा 2 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका डायमेंशन 4 हो जाएगा। और अगर आपसे C2 और C का डायमेंशन पूछे तो बेटा ये हमारे पास क्या जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है। कभी कभी हमारे पास ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन है, क्या बोले, द कलेक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उस वाले केस में डायमेंशन क्या होता है, राइट है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है उसके डायमेंशन की बात करी जाए तो बेटा हम जानते हैं, जैसे मैं आपके सामने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेता हूं सिमेट्रिक, तो बेटा A B C C, बेटा ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है। अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात करूं तो A B C D D E E F F। अगर मैं 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स की बात करूं तो A B C D E E F F G G H H एंड I थिंक क्या हो रहा है, H यहाँ आएगा, सॉरी। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ठीक है, सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास ये आएगी बेटा, है ना। तो हम इसकी बात करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी ABC, बेटा ये हमारे पास आएगा C आएगा, एंड ये हमारे पास आएगा I, तो ये I ले लो, ये H है तो ये H ले लो, और ये G है तो ये G ले लो, बेटा ये हमारे पास आता है, राइट। अब आपसे पूछे कि इसका डायमेंशन क्या होगा तो बेटा इसका तरीका क्या होता है। अगर यहाँ पे बोले नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बेटा 3 आ रहे हैं यहाँ पे, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 2, बेटा ये 1 और ये 2 है ना। अगर इसकी बात करी जाए तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 3 2 एंड 1 है ना, क्योंकि तो नीचे तो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो बेटा ये आएगा 1 + 2 + 3। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा 4 3 2 1 दिख रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो ऐसे अगर हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स आ रही है तो बेटा उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 + 2 अप टू हमारे पास क्या आएगा n, और यहाँ पे इसका समेशन आ जाएगा n × n + 1/2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा, राइट। तो इसका जब भी हमारे पास इसका डायमेंशन की बात करते हैं तो बेटा ये आता है हमारे पास n × n + 1/2। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो उस वाले केस में यहाँ पे माइनस आ जाता है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत सारी हमारे पास चीजें होती है जो कि आपको समझने की जरूरत है। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी बोल दे कि वो सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन जिसका ट्रेस 0 हो रहा है, क्या बोले, जिसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, कोई आपसे बोले कि 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रेस 0 है, तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के हमारे पास का डायमेंशन कितना होगा 6, पर ट्रेस 0 आ रहा, तो बेटा ट्रेस 0 आ रहा मतलब एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई कि A + B + C = हमारे पास क्या आ रहा, 0 आ रहा है, क्या आ रहा भैया 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि C की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का A + B। तो ये जो C वाला एलिमेंट है, ध्यान देना बेटा, समझने की कोशिश करना, ये जो C वाला एलिमेंट है ना, इसकी जगह हम यहां पे लिख सकते हैं जो C वाला एलिमेंट है इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस का A + B। तो आपके पास यहां पे क्या हो बेटा, 1 2 3 4 और 5 में ही हो गया, है ना। मतलब ये तो एलिमेंट वही आ गया, अल्टीमेटली A + B का आ गया, तो 5 हो जाएगा। मतलब उस वाले केस में जो भी हमारे पास कंडीशन आ रही है उस कंडीशन को इससे माइनस कर देंगे, है ना, टोटल से माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका डायमेंशन हो जाएगा। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन होता है उसको हमेशा क्या किया जाता है भैया, माइनस किया जाता। पिछली बार लाइक इस पे क्वेश्चन भी बना था कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसका रो सम भी 0 और कॉलम सम भी 0 है। क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसका रो सम भी 0 और कॉलम सम भी 0 है, तो बताओ उसका डायमेंशन क्या होगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, है ना, जो कि हमारे पास दे रखी है जिसका रो सम भी 0 और कॉलम सम भी 0 है ना, रो को जोड़ने पर भी 0 आ रहा है और कॉलम को जोड़ने पर भी 0 आ रहा है। तो बेटा हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो सकती है, A B माइनस का A + B हो जाएगा, बेटा रो सम 0 हो रहा है, C D माइनस का C + D आ जाएगा, E अब यहाँ पे गड़बड़ है ना, अब यहाँ पे गड़बड़ है ना, CD है ना, बेटा ये हमारे पास CD आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे भी हमारे पास आना चाहिए तो बेटा ये आएगा माइनस का A + B, सॉरी बेटा यहाँ पे कॉलम सम भी 0 आ रहा है तो माइनस का A + C, बेटा देखो ये भी जोड़ने पर 0 आ रहा है, ये भी जोड़ने पर 0 आ रहा है, बेटा यहाँ पे करेंगे तो माइनस का B + D। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब चूंकि ये आ रहा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा A + B + C + D, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो रो सम भी 0 आ रहा है, कॉलम सम भी 0 आ रहा, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो 4 हो जाएगा, है ना। बेटा हमारे पास 4 एलिमेंट में पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसका डायमेंशन कितना होता है, 4। तो इसका फार्मूला होता है, कुछ नहीं करना, एक 3 से इससे माइनस करो, एक 3 से इसको माइनस करो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसका रो और कॉलम सम 0 है तो बेटा उसमें m-1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन आएगा, राइट। तो ये चीजें हैं जो कि आपको समझने की आवश्यकता है, क्लियर है। नाउ
डायमेंशन ऑफ सब स्पेस वन एल आई रिस्ट्रिक्शन, अगर हमारे पास के एल आई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैंने अभी आपके सामने मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया, जैसे भी हमारे पास ये एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं, बेटा हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसमें हमारे पास ये दे रखा है कि ये आ रहा है x1 x2, या इसको ऐसे ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना बेटा। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x y z है ना, बिलोंग्स टू हमारे पास दे रखा है R3 सच दैट 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। कोई आपसे बोले कि भैया ये हमारे पास एक दे रखा है और आप बताओ कि इसका डायमेंशन क्या होगा, क्लियर है बेटा, इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना। तो एक्चुअली इसका डायमेंशन क्या होता है बेटा, यहाँ पे 3 वेरिएबल है और उसमें एक कंडीशन आ रही, तो इसको माइनस कर दो बेटा, इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। फिर आपके मन में सवाल उठेगा सर यार होगा कैसे 2, ये बता दो यार आप तो, है ना। तो इसका तरीका ये होता है बेटा, जो W है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, यहां से Z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2x माइनस का y, तो बेटा ये जो z है इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये आएगा x y एंड माइनस का 2x माइनस वाई बिलोंग्स टू R3 आ जाएगा बेटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल में हम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब इसका डायमेंशन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो यार ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं एंड मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाँ जी, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे दे रखा है अल्फा m1 एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है बेटा अल्फा m1 m2 एंड m3, और ये m1 m2 m3 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा बीटा और गामा की किस वैल्यू के लिए ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, राइट। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, यू हैव 1 और 1.5 मिनट, है ना, 1 से 1.5 मिनट दूंगा, ट्राई करिए, नहीं तो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं आप, थैंक यू, करिए प्लीज। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ, सार्थक जी मैं बता रहा हूँ, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, मैं भी बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए जी, सुन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सुन हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपको इसको इस तरह से लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बता रही आएगा 1 1 1 0, है ना, प्लस अल्फा बेटा ये आएगा, आइडेंटिटी दे रखी है हमारे पास, सॉरी, बराबर बेटा ये आएगा अल्फा 1 0 0 1 आएगा, प्लस बीटा बेटा ये हमारे पास आएगा 0 1 1 1, प्लस गामा बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1, है ना, ये आ जाएगी वैल्यू। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बेटा हमारे पास आएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन नहीं आ रही बेटा, ये यहाँ आ नहीं रहा है, और यहाँ तो अल्फा एंड गामा आएगा बेटा इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा तो 0 हो जाएगा, ये हमारे पास बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 हो रहा है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास ये तो आ नहीं रहा है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस गामा, अगेन हमारे पास ये किसके बराबर हो रहा है बेटा, 1 के बराबर हो रहा है। नाउ एक और हमारे पास आ रहा है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, ये हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 0 के बराबर आ रहा है। अगर आप देखेंगे सुन यहाँ पे कि बीटा प्लस गामा अगर 1 के बराबर आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी, राइट। बेटा अल्फा की वैल्यू -1 आई तो गामा की वैल्यू जो आएगी -1 बेटा उधर जाके ये 2 हो जाएगा, राइट। और ये अल्फा गामा की वैल्यू 2 रखेंगे तो बेटा बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी, राइट। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 एंड 2 पे बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर होगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x - x - 1 0 0 - 1 x x एंड 1 - 1 1 0 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट vector space of all 2x2 matrix with the real entries, then what is the value of x। ये बोल रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास सेट होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल गिव द सॉल्यूशन। यू हैव 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट है, फटाफट करिए, नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको, करिए प्लीज। करिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई।
करे जी। तो सर यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे करेंगे इसको। जब भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और एल आई होता है तो बेटा हमारे पास ये होता है एक्स माइनस वन, बेटा इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे। बीटा ये आएगा 0 -1 एक्स प्लस सुनिए आएगा गामा बेटा 1 -1 1 0 इज इक्वल टू बेटा ये 0 0 0 है ना बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। नाउ जब इसकी बात करेंगे तो ये आएगा अल्फा एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आएगा गामा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंडीशन बेटा ये आएगा माइनस का अल्फा एक्स एंड माइनस का बीटा माइनस का गामा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ से बात करेंगे तो माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का गामा इज इक्वल टू 0। बाकी तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बेटा बीटा एक्स इज इक्वल टू 0, राइट बेटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है ना। तो सुन यहाँ पे आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो x 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 100% बीटा यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, है ना। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है बेटा, इस कंसेप्ट से हम ये निकाल सकते हैं। अगर बीटा 0 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर बीटा हमारे पास 0 आ रहा है तो माइनस का, या वैसे यहाँ पे आ रहा है माइनस का अल्फा एक्स प्लस सॉरी, अगर ये बीटा 0 यहाँ रखता हूँ तो बेटा ये आएगा माइनस का अल्फा एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा अल्फा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी अगर हम बीटा को 0 कर दें तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ये माइनस का अल्फा, बेटा ये बीटा 0 हो गया तो प्लस गामा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेते, प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, राइट। बेटा जब माइनस करेंगे तो ये से कैंसिल होगा, तो बेटा आएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। बेटा अल्फा कॉमन निकाल दो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आपसे बोला जा रहा है कि x किसके बराबर होगा यहाँ पे, राइट। तो सुन यहाँ पे x की जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, तो बेटा यहाँ पे अगर ये हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर अल्फा यहाँ पे हमारे पास, या तो अल्फा हमारे पास क्या होगा 0 होगा, या फिर x प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, तो बेटा x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास इस टाइप की कोई भी बात होती है तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट में अगर यहाँ पे अल्फा 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अल्फा को हमें नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू -1। सुन ये वाला करिए, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n ओवर r, है ना, ओवर r बोल रहा है। सो करिए जी, कैसे करेंगे, यू हैव 2 मिनट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। करिए जी, कैसे करेंगे, करिए जी। करिए जी। ओके, सुनने की कैसे करेंगे, आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास जो भी कोई भी पॉलिनोमियल होती है या कोई भी हमारे पास होता है और c ओवर r होता है, तो बेटा उसका डायमेंशन 2 होता है। चूंकि यहाँ पे एटमोस्ट 10 डिग्री की पॉलिनोमियल, तो उसका डायमेंशन हमारे पास 11 होगा, और चूंकि c ओवर r हो रहा है तो बेटा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। सुन बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना, सुन बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे करते हैं इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ 5 क्रॉस 5 रियल मैट्रिक्स ओवर द रियल फील्ड। यू हैव 1 मिनट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। आई थिंक 1 or 2 मिनट इज इनफ। करें प्लीज।
चलिए जी, कैसे करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा। चूंकि हमारे पास ये 5x4 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है। W हमारे पास ये दे रखा है, लाइक हमारे पास A1 A2 AN दे रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि I इज इक्वल टू 1 to N I AI। बेटा ये दे रखा है I इज इक्वल टू 1 to N I into AI इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। सो यू हैव 2 मिनट, प्लीज ट्राई दिस। मतलब आई थिंक 1 मिनट इज इनफ। करे प्लीज, कैसे करेंगे, ट्राई करिए जी। करें जी, कैसे करेंगे। करें जी। आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, W इज इक्वल टू, मैं आपके सामने ये ले लूँ A1 A2 A3 है ना, ऐसा ले लो चलो, है ना, सच दैट समेशन I इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, I AI इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, बेटा I की जगह 1 रखेंगे तो 1 A1 प्लस 2 A2 प्लस 3 A3 इज इक्वल टू 0। बेटा इसका मतलब ये आएगा। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक रिस्ट्रिक्शन है, तो बेटा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये इसका डायमेंशन होगा। बेटा यहाँ पे n वेरिएबल है और एक रिस्ट्रिक्शन आएगा, तो बेटा n-1 मतलब बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए बेटा, क्या बोल रहा है। हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है और ये बोल रहा है AIJ मैट्रिक्स है सच दैट J इज इक्वल टू 1 to N AIJ इज इक्वल टू 0 है ना। तो ट्राई करिए। ये हमारे पास M क्रॉस N के मैट्रिक्स है, दिस इज M क्रॉस N मैट्रिक्स। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ W, भैया W का डायमेंशन क्या होगा, क्लियर है, करिए प्लीज। करिए जी, ट्राई करिए प्लीज। करे जी, इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लाइक आप 2x2 या 3x3 की मैट्रिक्स ले लीजिए आप, है ना, या फिर एक काम करिए, M क्रॉस N की मैट्रिक्स बोल रहा है, राइट, M क्रॉस N की मैट्रिक्स बोल रहा है। तो ये जो M होती है रो होती है और बेटा C जो होता है ये कॉलम होता है। अगर आप इसकी बात करी जाए, सुन यहाँ पे अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि A11 A12 A13, तो बेटा यहाँ पे J चेंज हो रहा है, देखो आप J चेंज हो रहा है, I कांस्टेंट है ना। इसका मतलब आपसे बोला जा रहा है कि इसका रो सम 0 है। बेटा इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए कि समेशन J इज इक्वल टू 1 to N AIJ इज इक्वल टू 0, मतलब J चेंज हो रहा है, I में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे I में कोई चेंज नहीं आ रहा, J चेंज हो रहा, मतलब हमारे पास रो सम की बात हो रही है। और जब रो सम 0 आ रहा है तो बेटा रो हमारे पास M है, तो बेटा ये रो सम कितने होंगे हमारे पास, टोटल ऐसे कितने रिस्ट्रिक्शन होंगे बेटा, इन सब की वैल्यू 0 आ रही है। ऐसे हमारे पास M होंगे बेटा, M रो होगी जो कि 0 होगी। तो बेटा हमारे पास टोटल इसका जो डायमेंशन है वो Mn है ना, और यहां से M रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, तो बेटा इसका जो डायमेंशन होगा वो Mn माइनस M हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भैया समझ रहे हो, यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि वो मैट्रिक्स का कलेक्शन M क्रॉस N का जिसका रो सम 0 है। तो बेटा रो कितने यहां पर M है, तो M रो है, तो M रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, तो M क्रॉस N माइनस M हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सो C3 ओवर R दे रखा है बेटा, ये ना C3 ओवर R दे रखा है, जहां पर A1 A2 A3 और समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 2 3 AI is equal to 0. So which of the following is correct? करे please. करे जी, कैसे करेंगे। हाँ
चलिए जी, हाँ जी, इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको। जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है और C3 ओवर आर है, पहले हमें ये देखना है कि इसका डायमेंशन कितना होगा। तो बेटा इसका जो डायमेंशन होगा वो 2 होगा। सामने दिख रहा है बेटा 3 है और एक रिस्ट्रिक्शन है तो 2 हो जाएगा। और चूंकि C ओवर आर का हमारे पास जो डायमेंशन होता है वो 2 होता है, तो ये C3 ओवर आर है, तो बेटा 3 है हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा 3 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। पर एक बात थोड़ी सी गड़बड़ वाली यहाँ पे कि वो ये कि हमारे पास C3 ओवर आर है, अच्छा 2 है ना, तो 4 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास डायमेंशन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। एक मिनट में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। हाँ जी, ओके, क्लियर है। इसमें मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, इस क्वेश्चन को एग्जांपल से समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। बेटा C ओवर आर है, इसका डायमेंशन हमारे पास कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो अगर C3 ओवर आर है तो इसका डायमेंशन 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 6 इसका डायमेंशन होगा। अब हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन दे रखे, क्योंकि ये जो A1 A2 A3 है ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, ये बाहर से आता है, C से आता है, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कोमा सॉरी ऐसा लिख, इसमें नहीं आएगा, अल्फा 1 प्लस आयोटा बीटा 1, ये A1 इस टाइप का होगा। इसमें जो A2 होगा वो होगा हमारे पास अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2, एंड जो A3 होगा वो हमारे पास होगा अल्फा 3 प्लस आयोटा बीटा 3। बेटा ये इस टाइप का होगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि समेशन AI 0, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको 0 रखते हैं तो ये आएगा अल्फा 1 प्लस आयोटा बीटा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2 इज प्लस अल्फा 3 प्लस आयोटा बीटा 3। बेटा ये हमारे पास बराबर 0 आ रहा है। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा 1 बीटा 1 एंड सॉरी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। बेटा यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल दो, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास अगर ये 0 आ रहा मतलब ये और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं और 6 हमारे पास आ रहा है, तो बेटा 6 माइनस 2 आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 हो जाएगा। सो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पास एक मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिसका ट्रेस 0 है, 5x5 की मैट्रिक्स है, तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ W। करिए जी, यू हैव 1 मिनट। हाँ जी करिए प्लीज, कैसे करेंगे, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। करिए जी कैसे करेंगे, यू हैव 1 मिनट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम जानते हैं यहाँ पे कि इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, 25 होगा, और बेटा ट्रेस हमारे पास 0 आ रहा मतलब एक रिस्ट्रिक्शन होगा, तो बेटा हमारे पास 24 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास वो मैट्रिक्स का कलेक्शन जो कि अपर ट्रायंगुलर है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, n क्रॉस n की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा। यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज डू फास्ट। 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, करिए प्लीज। करिए जी। देखिए सुनिए, यहाँ पे जब भी हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है, A B C, अगर मैं 3x3 की बात करूं D E F 0 0 0, बेटा ये एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स टाइप का ही, मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन होती है वही कंसेप्ट लगेगा। बेटा आप जानते हो ना, ये 1 आएगा प्लस 2 आएगा प्लस 3, तो बेटा 6 आएगा इसका डायमेंशन, राइट। इसी टाइप से अगर हम n क्रॉस n की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक जाएगा बेटा, ये n तक जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो आएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो बेटा ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास बोल रहा है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है एटमॉस 3 डिग्री की, और उसका P1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब 1 उस पॉलिनोमियल का रूट है
देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W? करिए जी, करिए प्लीज, ट्राई करिए। वो सभी पॉलिनोमियल का कलेक्शन 3 डिग्री की, एटमॉस 3 डिग्री की, जिसका रूट 1 है, तो उस वाले केस में इसका डायमेंशन क्या होगा? करिए प्लीज। बेटा उस वाले केस में हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होगा, पहले हम ये देखेंगे। तो बेटा Px इज इक्वल टू ये आएगा a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ये आएगा x माइनस 1 का क्यूब। बेटा ये आएगा हमारे पास, ये b है ना बेटा, ये हमारे पास आएगा सच दैट a, b, c बिलोंग्स टू r। बेटा ये आएगा। तो हम जानते हैं इसका जो बेसिस होगा उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, एक तो x माइनस 1 आएगा, एक x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा और एक x माइनस 1 का क्यूब आएगा। बेटा इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, राइट है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसी लगी ये सीरीज प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बड़ी मेहनत से हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में भी आपके लिए हम काम करते रहेंगे। और आप सभी से आप सभी परेशान हो रहे हैं, तो मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि आप परेशान मत होइए, सब चीज़ें रिजॉल्व होगी बहुत जल्दी, सब अच्छा होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अलाइन। एंड जो भी चीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही है। तो बहुत जल्दी चीज़ें रिजॉल्व होगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखेंगे तो मुझे लगता है कि सब अच्छा होने वाला है। और जो भी करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, तो भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और ऐसे जो भी चीज़ें घटनाएं घट रही है उस घटनाओं में ऐसा ना घटे और किसी का नुकसान ना हो। अल्टीमेटली कोई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरे लोग भी हैं या कंपनी है, कोई भी है, हमारा सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जैसे स्टूडेंट्स काम भला कर पाएँ, आप लोगों के लिए हम अच्छा काम करें, यही हमारा उद्देश्य है। बस उन उद्देश्यों के बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट थोड़ा सा सफ़र कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिजॉल्व होगी। चीज़ें समझ में आएगी, मुझे भी चीज़ें समझ में आ रही है, सामने वालों को भी चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत जल्दी चीज़ें रिजॉल्व होगी। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप परेशान ना हो, आने वाले कुछ 4-5 दिन में चीज़ें रिजॉल्व होगी और सब चीज़ें अच्छी होगी, ये मैं ऐसी कामना करता हूँ। और आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि भगवान से दुआ करें और प्रार्थना करें कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाए। मैं ये कहूँगा आप सभी से, और मैं भी भगवान से कामना करता हूँ कि सब अच्छा हो। और आप सभी से अनुरोध है कि आप अभी मेरी जो क्लासेस का टाइमिंग है वो यही रख रहा हूँ मैं। शाम को थोड़ा सा मैं कुछ दूसरे काम में बिजी हूँ, बट शाम को बहुत जल्दी मैं क्लासेस रिज्यूम करूँगा, है ना। अभी कुछ वजह से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, बट बहुत जल्दी शाम को मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गुड डिज़ाइन कि भगवान सब अच्छा करे और सब अच्छा हो, ऐसे मैं कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रेम है और आपका सपोर्ट है वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सपोर्ट बना के रखिए। ये जो फ्री कंटेंट है ये आपको जीवन पर्यंत मिलता रहेगा जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। और आपके बच्चे भी मेरे YouTube से पढ़े, मैं ऐसी कामना करता हूँ, और बच्चे आपको बोले कि पापा आपके सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, और सब अच्छा हो।